नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। फर्स्ट बिहार झारखंड के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप हमारा ये वीडियो देख पा रहे हैं और हम आपको आज ये बताने बैठे हैं कि जिस कोरोना को लेकर बिहार सरकार तरह तरह के दावे कर रही थी, जिस कोरोना से बिहार के लोगों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर दूसरे स्तरों पर, मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री और फिर जो जेडीयू और बीजेपी के नेता हैं वो लगातार दावे कर रहे थे, वो दावे किस कदर खोखले हैं, अब उसकी गवाही लंबे समय तक शासन तंत्र के अंग रहने वाले लोग जो हैं वो देने लगे हैं। किस तरीके से बिहार में पूरा प्रशासनिक तंत्र जो है वो कोलैप्स कर गया है या फिर क्या पैरालाइज्ड हो गया है, आज इसकी एक वानगी देखने को मिली। और हम आपको ये बताने के लिए बैठे हैं कि जो कुछ कोरोना के हालात हैं, जो पीड़ित हो गए वो परेशान हैं, जो अब तक बचे हैं वो भारी दहशत में जी रहे हैं और इसके पीछे जिम्मेवार कौन है। तो बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी रहे, 40 सालों तक बिहार कैडर आईएएस अधिकारी के तौर पर काम करने वाले बिहार में तमाम जो की पोस्ट हैं अधिकारियों के, चाहे वो गृह सचिव का पोस्ट हो या फिर स्वास्थ्य महकमे के सचिव का पोस्ट हो या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी का पोस्ट हो, ऐसे तमाम पोस्ट पर रहने वाले आईएएस अधिकारी अफजल अमानुल्लाह जो बाद में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए और केंद्र सरकार के भी कई मंत्रालयों में जिन्होंने सचिव का काम देखा और फिर वहाँ से जब 2016 में वो रिटायर हुए तो बिहार सरकार ने उनको रेरा, जो रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए जो बिहार सरकार की संस्था है उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो अफजल अमानुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है, तकरीबन 14 मिनट का ये वीडियो, और इस वीडियो में उन्होंने पूरे शासन व्यवस्था, पूरे प्रशासनिक तंत्र की पोल खोल दी है। जाहिर तौर पर आईएएस अधिकारी वो रहे हैं तो वो जो राजनेताओं से रिलेटेड मामला है उस पर बोलने से उन्होंने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई है, उस पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से बिहार की ब्यूरोक्रेसी जो है, बिहार का एडमिनिस्ट्रेटिव जो पूरा सिस्टम है, प्रशासनिक तंत्र है, वो फेल कर गया है, वो गलत काम कर रहा है, वो सही जानकारी नहीं दे रहा है। बिहार का आलम यह है कि बिहार में मेडिकल इक्विपमेंट सही तरीके से खरीदे नहीं जा रहे हैं। बिहार का आलम यह है कि यहाँ लोगों को, डॉक्टरों को या फिर दूसरे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को जिनको कोरोना को लेकर जिनको डिप्यूट किया जाना चाहिए था, उनको डिप्यूट सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। बिहार का आलम यह है कि लोगों को कैसे बचना चाहिए इसकी जानकारी सही से नहीं दी जा रही है। बिहार का आलम यह है कि कोरोना को लेकर जो प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए जाने चाहिए, कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है। और अधिकारी जो अफजल अमानुल्लाह कह रहे हैं कि हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी भाषा में हम कह रहे हैं कि बिहार के अधिकारियों ने पैंट खोल दिया है, बिहार के अधिकारियों की फटी पड़ी है, बिहार के अधिकारी मऊगा बनकर बैठे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, बिहार के लोग हैं, बिहार की भाषा को आप समझते होंगे, या फिर मऊगा शब्द का अर्थ तो देश के, भारत के ज़्यादातर लोग समझते होंगे। तो ये अफजल अमानुल्लाह कहना है, वो बिहार के अधिकारी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। बिहार के अधिकारी जो उनका काम है, सरकारी सेवक है, सरकार का पैसा लेते हैं वो, और उनका काम है कि वो सरकार, जो भी सरकार है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, यानी मुख्यमंत्री है, मंत्री है या फिर इस तरीके के जो दूसरे राजनेता हैं जो की पदों पर बैठे हैं, उनको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। और अगर बिहार के अधिकारी सुधर जाएं तो 1 सप्ताह के अंदर बिहार में जो कोरोना खतरा है उसको कम किया जा सकता है, सिचुएशन को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये अफजल अमानुल्लाह ने आज बड़ी बात कही है वीडियो जारी करके। देखिए, मामूली बात नहीं है कि एक व्यक्ति जो सरकार के नियंत्रण वाले, सरकार के स्वामित्व वाले एक संस्था का अध्यक्ष हो और उसके बावजूद अगर वो सच बोलने का साहस दिखाता है तो ये बड़ी बात होती है। और अफजल अमानुल्लाह को सामान्य पदाधिकारी रहे नहीं है, बहुचर्चित पदाधिकारी के तौर पर उनकी चर्चा होती रही है। 2016 में रिटायरमेंट से पहले लगातार वो अपने फैसलों को लेकर, अपनी बातों को लेकर चर्चे में बने रहे और उन्होंने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल दी है। सवाल पहले से उठ रहे थे कि आखिर बिहार देश का एकमात्र राज्य क्यों है जहां पर कोरोना काल में 3 स्वास्थ्य सचिवों को बदला गया, 2 बार स्वास्थ्य सचिव बदले गए, यानी 3 स्वास्थ्य सचिव आए।
स्वास्थ्य सचिव या स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव कह ले, वो आए। संजय कुमार पहले थे, उनको हटा दिया गया। बीच जंग के बीच कहीं सेनापति बदला जाता है, तो संजय कुमार को हटा दिया गया, उदय सिंह कुमावत को लाया गया और बड़े बेआबरू करके उनको, उदय सिंह कुमावत को पद से हटाया गया और फिर प्रत्यय अमृत को वहां पर लाया गया। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बिहार में 2-3 अधिकारी हैं, उनके पास ही सब कुछ, उनकी सारी जिम्मेदारी है और वही सब कुछ कर सकते हैं, बाकी जितने अधिकारी बैठे हैं वो सब निकम्मे हैं। बिहार में अभी देखिए 2 संकट है, एक कोरोना है और एक बाढ़ है। आप देखिए कि कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा है, स्वास्थ्य विभाग है, और बाढ़ से निपटने के लिए आपदा विभाग है। बाढ़ से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, निपटने के लिए तो एक अलग व्यवस्था है, वो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन आप देखिए कि कोरोना और बाढ़ दोनों की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को, दोनों विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, हम उनकी कार्य क्षमता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन आखिर बिहार में अधिकारियों का इतना टोटा हो गया कि बाढ़ और कोरोना दोनों को निपटने का उपाय सिर्फ और सिर्फ प्रत्यय अमृत के पास है। बाढ़ से जुड़ा एक और महकमा है जिसका काम है बाढ़ को रोकना, जल संसाधन विभाग, उसके सेक्रेटरी संजीव हंस है और उनको ही बिजली विभाग का भी जिम्मा दे दिया गया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार है, देश का विरला उदाहरण होगा कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी है और उनको भवन निर्माण विभाग का सचिव भी बना दिया गया है, प्रधान सचिव भी बना दिया गया है। बिहार के गृह सचिव आमिर सुबहानी है, उनको न केवल गृह सचिव का कार्यभार है, उनके जिम्मे सामान्य प्रशासन विभाग, ये कार्मिक विभाग के तौर पर इसको पहले जाना जाता था, इसको अब सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तौर पर जाना जाता है, जो तमाम सरकारी सेवकों को की सेवा है संबंधित मामलों का जो को देखता है। तो सामान्य प्रशासन विभाग का भी प्रधान सचिव आमिर सुबहानी को बना दिया गया है। इसके साथ साथ वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, उसके भी प्रधान सचिव है। इसके साथ साथ उनके पास कई जिम्मेदारियां हैं। तो यही 3-4 अफसर हैं जो बिहार चलाएंगे, और बाकी जो अफसर है वो क्या करेंगे? क्या सबके सब कहा जाए तो निकम्मे हैं, सरकार का भरोसा नहीं है, और जिन पर भरोसा है वो क्या कर रहा है, ये अफजल अमानुल्लाह ने आज बताया है। हम आपको वो अफजल अमानुल्लाह का पूरा वीडियो सुनवाते हैं, आप उस पूरे वीडियो को सुनिए और समझिए कि बिहार में जो ब्यूरोक्रेसी है, बिहार में जो अधिकारियों का तंत्र है, इसके जिम्मे ही देखिए। दरअसल किसी व्यवस्था में आप अगर सोचेंगे कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद ये इंपॉर्टेंट होता है, नहीं। कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था, कोई भी सिस्टम जो है ये इन्हीं अधिकारियों के सहारे चलता है। ये अधिकारी इस देश को आईएएस अधिकारी चलाते हैं, और उन आईएएस अधिकारियों की क्या हालत है ये हम नहीं, अफजल अमानुल्लाह बता रहे हैं। और आप उनका वीडियो सुनिए, पूरा वीडियो सुनिएगा और देखिएगा कि एक 40 साल की सेवा के बाद रिटायर हुआ अधिकारी क्या कह रहा है बिहार के अधिकारियों के बारे में, बिहार के सिस्टम के बारे में। और सुनकर आपको समझ में आएगा कि बिहार में आखिर कोरोना का कहर इतना व्यापक पैमाने पर क्यों फैल गया है, लोग क्यों परेशान हैं। तमाम चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। आप देखिए अफजल अमानुल्लाह का पूरा वीडियो। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सभी लोगों को से बात करना चाहता हूं, और साथ साथ मैं ये भी चाहता हूं कि बिहार सरकार के अन्य जितने लोग हैं वो भी मेरी बात ज़रा सुने और ध्यान दें। मेरा नाम है अफजल अमानुल्लाह, मैं बिहार काडर का रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हूं, और हमको आप लोगों से ये जो महामारी है कोविड-19 उसके बारे में बात करना है। तो आप कृपया पूर्वक मेरी बात सुनिए, 10 मिनट की बात, और उसके बाद से जो गाली देना होगा गाली दीजिएगा, जो कहना होगा करिएगा, लेकिन हम बहुत सीरियस मैटर पर बात करना चाह रहे हैं। साथियों, देखिए कि इस महामारी का प्रकोप हम लोग के पूरे बिहार राज्य में है और बिहार राज्य का हर घर या तो प्रभावित है और या नहीं तो आतंकित है। माने लोगों के बीच में एकदम पैनिक है और दहशत है, और लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ जाएं,
किससे सलाह लें, क्या एडवाइस लें, कैसे बचें, अगर कुछ हो गया है तो उसको कैसे ठीक करें। अस्पतालों की व्यवस्था ख़राब है, सब कुछ हो गया है। और जनवरी से लेकर के अभी तक साथियों कोई ख़ास काम नहीं हुआ है, लेकिन अब ये समय है कि जनवरी से लेकर के 6 महीना हम लोग पीछे का भूल जाए सब कुछ, और आज से हम लोग आगे का एक नया आयाम स्थापित करें और बिहार में कैसे इसकी रोकथाम हो, महामारी की, लोगों की कैसे जान बचे और लोगों के बीच में जो दहशत है वो कैसे दूर हो और लोग को पता चले कि क्या हो रहा है, कैसे बचना है, अगर कुछ हो गया है तो उसका इलाज क्या होगा। मेरे समझ से 8-9 पॉइंट्स है जिस पर आप कृपया पूर्वक ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है जो कि हम सरकारी सेवकों के लिए है कि भाइयों देखिए, लोगों को सच बताइए, लोग मूर्ख नहीं हैं। आप कोई चीज़ छिपाइए नहीं, सच्ची सच्ची बात बताइए लोगों को। नंबर 2, हर दिन स्वास्थ्य विभाग के एक अच्छे अधिकारी टीवी के सामने, प्रेस के सामने, मीडिया में आएं और बताएं कि भाई क्या क्या हो रहा है, बीमारी का प्रकोप क्या है, कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं, और जानकारी दें कि आप लोग कहाँ से क्या क्या आप लोग को राहत मिल सकती है, कैसे क्या होगा। ये सही जानकारी हर दिन लोगों के बीच पहुंचाइए। तीसरी बात ये है कि आप अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और अन्य माध्यमों से आप 5-6 बातें करिए। एक है कि आप बताइए, लिख करके बताइए कि बीमारी अगर लोगों को, कि अगर आपको खाली बुखार है, फीवर है, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर बुखार के साथ आपको खांसी है तो क्या करना चाहिए, अगर खांसी के साथ गले में दर्द है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर इस सब के बावजूद आपको सांस लेने में तकलीफ हुई तो क्या करना चाहिए। ये सब के बारे में आप बताइए, लोगों को बताइए कि आप गर्म नींबू पानी दिन में 3-4 बार लीजिए, आप जो सो भाप स्टीम इन्हेलेशन करिए, आप अपना इम्यूनिटी कैसे बढ़ाइए, क्या क्या दवा किस किस स्टेज में आप ले सकते हो। तो पूरा चार्ट बना करके आप अखबार में छापिए तो लोग अपने से पढ़ के देखें कि भाई हमको अभी बुखार खाली है, हमको गले में दर्द हो रहा है, हमको खांसी हो रही है, तो हम ये दवा ले सकते हैं, ऐसे अपने को बचा सकते हैं। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात है कि हर ज़िले में स्वास्थ्य विभाग को 10 से 15 डॉक्टर आइडेंटिफाई करिए, उन लोग को 1 दिन की ट्रेनिंग दीजिए और उन लोग का सिर्फ यही काम रहेगा कि वो फ़ोन पर जनता, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के जनता का जो फ़ोन करेगा कि हमको ये हमको तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, वो फ़ोन ही पर बताएंगे उन लोगों को कि अच्छा आपको ऐसा है अभी आप ऐसा करिए, अच्छा आपको ऐसा है तो अभी आप ऐसा करिए, आपको ऐसा है तो ऐसा करिए। 80 से 90% लोग अपने घर पर ही ठीक हो सकते हैं, अपना इलाज कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन बताने वाला कोई होना चाहिए। तो ये सब डॉक्टर को ट्रेनिंग रहेगा, इन लोग का नंबर सबको प्रसारित रहेगा कि इस ज़िला में आप हैं, इन 15 डॉक्टर में से आप किसी को भी फ़ोन करिए और उनको बताइए, वो आपको एडवाइस करेंगे, उसके हिसाब से चलिए। बहुत कम लोग को अंत में अस्पताल आने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप स्वास्थ्य विभाग इंश्योर करे कि है पटना ज़िला में आप 30 डॉक्टर रखिए, बाकी ज़िला में 10-15 डॉक्टर रखिए और इन डॉक्टरों को ट्रेनिंग दीजिए 1 दिन की और बताइए कि कैसे कैसे लोगों को बताएगा। और दूसरा, इन डॉक्टरों को आप एक्स्ट्रा पैसा दीजिए, 15-20 हज़ार रुपये महीना दीजिए और लोग काम करेगा, खूब अच्छे से काम करेगा। ये हुआ चौथी बात। 5वीं बात है कि भाई लोग, ये जो कोविड-19 का जो टेस्ट है इसकी मात्रा बढ़ाइए। ज़िलों में तो कम से कम 1000-1500 पर डे आप टेस्ट करवाइए, पटना में आप करीब 50,000 टेस्ट कराइए। बहुत आसान है आप लोगों को कराना, क्यों नहीं करा सकते हैं। 6ठी बात है कि आप देखिए, आपके पास बहुत सारा एग्जाम्पल है, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, मद्रास में 3 दिन में ये एल्युमिनियम पर और बांस पर ये वाटरप्रूफ लगा करके 1000 बेड का अस्पताल बन गया है। आपके पास गांधी मैदान है,
5000 बेड का आपका एक सप्ताह में आपका अस्पताल बन जाएगा। बीएमपी का ग्राउंड है पटना में, राजेंद्र नगर स्टेडियम है, कंकड़बाग स्टेडियम है, वैसे ही हर ज़िला में आपके पास स्टेडियम है, ग्राउंड सब है। आप हर ज़िला में बनाइए 1000 बेड का अस्पताल। पटना में तो आप 20,000 बेड का अस्पताल सब बनवा सकते हैं। गांधी मैदान ही में 5-10 हज़ार का अस्पताल बन सकता है, कहीं नहीं बन सकता है। इसलिए पैसे की कमी थोड़ी है। आप देखिए केजरीवाल साहब ने दिल्ली में क्या किया था, हल्ला करिए, पैसा सेंटर देगी, कहे नहीं भाई पैसा इतना आ रहा है, कहे नहीं देगी पैसा। खूब पैसा मिलता है इसके लिए, अस्पताल वगैरह के लिए। लोगों को दहशत कम होगी, लोग जाएंगे ही करेंगे। और हम तो स्वास्थ्य विभाग में काम कर चुके हैं, बहुत डॉक्टर लोग कमिटेड है, नर्स लोग कमिटेड है, पैरामेडिकल स्टाफ सब कमिटमेंट है, सब अच्छे से काम करता है। आपको गार्ड करने के लिए आपके पास पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सब कोई वर्दी वाले सब अच्छे से काम करेंगे। सातवां बात यह है कि आप डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिकल स्टाफ को, सबको आप समय पर तनख्वाह दीजिए। उन लोगों को जो आप प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे, आपको रेम्यूनरेशन देंगे, आपको इनाम देंगे, काहे नहीं दिया गया है? झूठा प्रॉमिस क्यों किया आप लोगों ने? सबको पैसा दीजिए, समय पर पैसा दीजिए, तभी ना सब जिद दिला के काम करेगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर काम करने वाले, सारे लोग कर्मचारी लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, सब काम करेंगे और सब समय पर सब काम करते हैं। और क्राइसिस में हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन काम लीजिएगा तब ना, हम लोग को सुविधा दीजिएगा तब ना, टूल्स दीजिएगा तब ना। कि कहिए कि जाओ ऐसे ऐसे छूटे चले जाओ, मास्क नहीं देंगे, ग्लव्स नहीं देंगे, ये कहते हैं फेस मास्क नहीं देंगे, पीपी किट नहीं देंगे, जाके जान देगा डॉक्टर, जान देगी नर्स, क्यों देगी? ये सब क्यों नहीं सोचा गया है? और इतना दिन हो गया, 6 महीने से हो रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा सेंटर से मिलता है, पैसा यहाँ से मिलता है। क्या हो रहा है भाई? काहे नहीं खरीदारी हो रही है, काहे नहीं दिया जा रहा है, काहे नहीं व्यवस्था हो रही है? तो कोई ना कोई तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। हम तो कह रहे हैं पीछे का भूल जाए, आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िए। और जो अस्पताल सब है आपका, या प्राइवेट अस्पताल जो कर रहे हैं, उसमें आप व्यवस्था करिए ज़्यादा, ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर्स का, इतना सारा आपको सब पता है, वेंडर्स का है, सबका आपको लिस्ट है। दिल्ली सरकार से मांग लीजिए, बम्बई सरकार से मांगिए, मद्रास से मांगिए, तेलंगाना से मांगिए, आपको दे देगा। फटाफट आकर के एक सप्ताह में आपका अस्पताल खड़ा कर देगा, आपको ऑक्सीजन सब ले आएगा, आपको वेंटिलेटर्स ले आएगा, सब कुछ हो सकता है। बेड्स बन जाएगा, सब कुछ, हज़ारों हज़ार बेड का अस्पताल पूरे बिहार में बन सकता है। डॉक्टर लोग मेरे बहुत काम करेंगे, बहुत काम करेंगे, डॉक्टर नर्स ये सब, लेकिन आप काम करिए। और आखिरी बात ये है कि प्लाज्मा डोनेशन बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, जैसा कि बता रहे हैं डॉक्टर लोग। तो प्लाज्मा डोनेशन के लिए लोग काहे नहीं आएगा? आप दीजिए 5000 रुपया, कहीं कि हम 5000 रुपया देंगे प्लाज्मा डोनेशन के लिए। बताइए लोगों को कि खून देने से ज़्यादा आसान है कि प्लाज्मा डोनेशन। आपका खून आपके बॉडी में रह जाएगा, खाली थोड़ा सा प्लाज्मा के लिए निकलता है। तो खून जो हम लोग ब्लड डोनेट करते थे, उससे ज़्यादा आसान है प्लाज्मा डोनेशन। अब 5000 रुपये दीजिए, लोग आपको देगा। तो ये सब चीज़ हो सकता है कि आप ठीक से अगर सबको मिलके, जितने हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, स्टाफ हैं, सब मिल करके करें। और आला अधिकारियों का काम है और मंत्रियों वगैरह का काम है, जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं या जो ब्यूरोक्रेटिक बॉसेस हैं, उन लोगों का काम है कि आप लोग एक दूसरे से बातचीत करिए, सही सही एक दूसरे को एडवाइस करिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जो दुर्गति बनी है, जो पैरालिसिस हो गया है, न कोई ख़रीदारी हुई है, न कुछ हुआ है, और लोग ऑफिसर लोग बताते नहीं हैं मंत्री को, मुख्यमंत्री को सही सही बात, डरते हैं कि अगला क्या सोचेगा। अरे काहे भाई, तुम सरकारी सेवक हो, तुमको पैसा दिया जा रहा है, तुम एडवाइस करो, लेना है उसको लेगा, नहीं लेना है नहीं लेगा। लेकिन तुम क्यों अपना पैंट खोले हुए देख रहे हो कि वो क्या करे, वो क्या करे? काहे? काम करो अपना। हमसे कोई नहीं किया है, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, कोई सब कोई बेचारे लोग हमको बहुत प्यार किए हैं, मोहब्बत की हैं, और बात सुने हैं, अच्छा लगे बुरा लगे बात सुनते हैं लोग। पॉलिटिशियन कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कि बात नहीं सुनेगा। मानना नहीं मानना आगे की बात है। आप फाइल पर नहीं लिखिएगा, डरिएगा, साले को फटी रहेगी आपकी। आप बात नहीं करिएगा फेस पर, अरे बाबा क्या करेगा, इनसे पूछ ले उनसे। काहे भाई? डिसीजन नहीं लीजिएगा, वहाँ से आना चाहिए, ऊपर से आना चाहिए। काहे? क्या ऊपर मैंने कहा? भगवान आपको बताएगा, अब ऊपर से आना चाहिए। तो भैया मेहरबानी करके जनता को बचाइए, माने महामारी और ये सब से, और मेहरबानी करके सब जो अब जल्दी जल्दी काम करवाइए। इसमें देखिए, ध्यान दीजिए कि पैसा का लीकेजेस नहीं हो। वो भी अलग एक बदनामी है, वो देखना होगा लोगों को। बट लेकिन अभी वक्त है कि
बिना भेदभाव के, बिना बेईमानी के। आप ये सोचिए कि आप, भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। इस दुनिया में या अगली दुनिया में आपको जवाब देना होगा कि आपने जनता को राहत क्यों नहीं दिया, समय पर क्यों नहीं दिया। ये सोच कर करिए मेरे भाइयों और बहनों कि मैंने आपको जवाब देना होगा कहीं ना कहीं। ये मत रहिए कि हम ये हैं। और सब ऑफिसर्स काम करता है भाई, सब कर्मचारी काम करते हैं, सारे लोग ये करेंगे। आप आगे तो बढ़िए, लीडरशिप दीजिए ना। जो लोग जो अस्पताल के इंचार्ज हैं, जो विभाग के इंचार्ज हैं, जो जिला के इंचार्ज, आप लोग आगे बढ़ के लीडरशिप दीजिए और धड़ाधड़ काम होगा। सार आपको पता है हिंदुस्तान में कहाँ से कौन चीज़ सप्लाई होता है, क्या होता है, मंगवाइए वहीं से। अब पैसे की कमी नहीं होगी, हल्ला करिए। केंद्र सरकार कैसे नहीं देगी? पैसा उसका है, सब जनता पैसा दी हुई है, वापस से एनालाइज हो। खाली बड़े बड़े बैंक का उधारियों का बैड मनी ख़त्म होगा और गुड मनी बैंक में जा कर के सड़ेगा, गलत बात है। तो बहुत दुखी होकर के हम बोल रहे हैं। 40 साल नौकरी किया है, अभी भी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज़ है, इसको सुनिए। और आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहा है। दुर्भाग्य है कि अभी बीच में ये गड़बड़ा गया है। पता नहीं क्यों लोग क्यों डरते हैं बोलने से, लिखने से, सही सलाह देने से, और मौगा कैसे बैठे रहते हैं कि ऊपर से आदेश आए तो इधर से आए, दाहिने से आए, बाएँ से आए। नहीं भाई, आप जनता को राहत पहुंचाइए। इतना पैनिक है, त्राहिमाम कर रही है जनता, दहशत है जनता में। उन लोग को ढाढ़स दीजिए, बताइए उन लोगों को कि कैसे है। 80-90% आदमी अपने घर बैठा ठीक हो सकता है अगर आप लोग एडवाइस करिएगा। तब आप लोग ठीक से खाली व्यवस्था करिए और 1 सप्ताह में सब चीज़ हो सकता है। 1 सप्ताह में सब चीज़ हो सकता है। ठीक है ना भाई? ऑल द बेस्ट। आप लोग को मेरी शुभकामनाएँ हैं। हम तो 65 साल के हम भी हो गए हैं, ऊपर वाले की दया है जो भी है। लेकिन आप लोग तो अभी सर्विस में हैं, यंग हैं, सब कुछ है। आप लोग अपना दिखाइए फिर अपना जलवा और जनता को बचाइए, जनता को बचाइए। पॉलिटिक्स में मत रहिए, पॉलिटिक्स में मत रहिए। ये चाहे कोई हो, बिना भेदभाव के अपना काम करिए और अच्छे से काम करिए, और ऊपर वाला भी आपको सहयोग करेगा और आपको जनता बहुत प्यार देगी, बहुत प्यार देगी। आप लोग अपना काम करिएगा तो। जय हिंद भाई। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।